नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री के सबसे इमोशनल भाषण का विश्लेषण चल रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को विदा करते करते नरेंद्र मोदी रो पड़े। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इन दोनों नेताओं के बैकग्राउंड के बारे में बताता हूं। नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, बचपन से प्रचारक रहे हैं। गुलाम नबी कश्मीर से आते हैं और उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड महाराष्ट्र और कश्मीर से ही जुड़ा रहा। नरेंद्र मोदी जब 51 साल के थे तब पहली बार वो सीधे मुख्यमंत्री बने, जबकि गुलाम नबी आजाद के पॉलिटिकल करियर के 41 साल संसद और विधानसभा में ही बीते हैं। पिछले 7 साल से ये दोनों नेता एक दूसरे के सामने बैठते रहे, एक सरकार का मुखिया, दूसरा राज्यसभा में विपक्ष का नेता। इसके बावजूद मोदी और विरोधी दल के नेता के बीच एक ऐसा रिश्ता बना कि आज दोनों के आंसू निकले। बहुत लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें फैलाते हैं कि मोदी को विरोध पसंद नहीं, लेकिन जब हमने नरेंद्र मोदी के संसदीय भाषण और विरोधी दल के नेताओं से उनके संबंधों के बारे में पता करना शुरू किया तो कई बातें पता चली। पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने विरोधियों को सम्मान ही दिया है। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता
जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, नरेंद्र मोदी ने जो किस्सा सुनाया और उनका गला भराया, उसकी तस्वीरें यहां हैं। नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू हैं। 14 साल पहले जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की आंखें छलक रही थी। फल लेके भेजना चाहिए, लेकिन आपके बच्चों की लाशें भेज रहे, बहुत अफसोस है। हम सब माफ करना। यह किस्सा दो नेताओं के बीच पर्सनल रिलेशन का नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र की ताकत है। यहां सिर्फ पक्ष और विपक्ष नहीं होता, सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं होता। बहुत से लोग नरेंद्र मोदी की बातों को मुसलमान विरोधी मानते होंगे, प्रधानमंत्री की राजनीतिक बातों को बीजेपी और कांग्रेस के तराजू में तौलते होंगे, लेकिन हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपराएं कितनी मजबूत हैं, ये इसका साक्ष्य है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी को बड़ी आसानी से डेमोक्रेसी का दुश्मन बताने लगते हैं। कांग्रेस की टाइमलाइन देख लीजिए। जिस वक्त राज्यसभा में नरेंद्र मोदी भावुक थे, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी पर अटैक हो रहे थे। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं। ऐसे लोग नरेंद्र मोदी को न जानते हैं न पहचानते हैं। नरेंद्र मोदी अपने विरोधी के लिए भी क्या सोचते हैं, उनकी शख्सियत का एक पहलू यह भी है। तस्वीरें गवाह हैं, वाकया गवाह है। जुलाई 2007 में गुलाम नबी आजाद कैमरा लगाकर नहीं रो रहे थे। ये तस्वीरें कैमरे में अचानक कैद नहीं हुई थी। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं हुआ है, तो बहुत से लोग अंदाजा लगाने लगते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ दल बदल का नाम नहीं है, ये दो नेताओं के बीच पर्सनल टच की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। एलओपी के वक्त में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपकी हुई, मेरी हुई, खास करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। उसमें लंबी तकरीर होती थी, कभी हम कुछ एलओपी की जिम्मेदारी करते थे, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं किया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था। दो आदमियों का तो अनिवार्य, हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी। और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बताना। मुझे याद है जब मैं राज्यसभा इलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कहा कि भाई आपको कुछ जरूरत है। मेरे का वो तो लड़ाई है, आपका कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता है, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है, आदमी इमोशनल होता है। गुलाम नबी आजाद विपक्ष के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े आलोचक रहे। वो पक्के कांग्रेसी नेता हैं। उनका बायोडेटा देखें तो आज आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम नेता हैं। पार्लियामेंट में उनका तजर्बा 41 साल का है और 2.5 साल तक वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देश में नया फैशन है, बात बात पर हिंदुस्तान पाकिस्तान होने लगता है, मगर भारतीय लोकतंत्र की ताकत देखिए। हिंदुस्तान की संसद में खड़े होकर एक मुसलमान नेता कहता है, मुझे फख्र है कि मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया।
कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। बात गुलाम नबी आजाद पर ही खत्म नहीं होती। मोदी के नाम से ही खार खाने वाली पीडीपी के नेता भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अगर जम्मू कश्मीर में काम किया तो कहना पड़ेगा कि काम तो हुआ है। जो हुआ वो कहना चाहिए सर। मैंने देखा है सर, जो उज्ज्वला स्कीम है या बाकी स्कीम है, मैं जब म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन था, हमें साल में 5 लाख रुपया मिलता था। आज हमारे जो लोग हैं, मैं जब उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं कि हमें 14 FC में 5 करोड़ मिले। जो हुआ वो कहना चाहिए सर। इसी तरह गैस का सर, कल तक हमारी जो लेडीज थी वो जंगल से लकड़ी लाती थी जो ऊपर गांव में है, आज उनके घरों में भी गैस है। जो काम हुआ वो कहना चाहिए सर। मोदी और विरोधी के बीच बॉन्ड कैसे बन जाता है, इसे समझने के लिए दिल्ली से गांधीनगर चलते हैं। नरेंद्र मोदी जब पहली बार शासक बने तब कांग्रेस नेता अमर सिंह चौधरी विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। सदन में गर्मा गर्म बहस होती थी, लेकिन सदन से बाहर अमर सिंह चौधरी के साथ नरेंद्र मोदी के निजी रिश्ते कभी खराब नहीं हुए। अमर सिंह चौधरी की सेहत के बारे में मोदी हमेशा पूछते थे। 2002 में मोदी के पास प्रशासन का तजर्बा नहीं था, अमर सिंह चौधरी के पास इसका काफी अनुभव था, जिसका मोदी हमेशा सम्मान करते थे। शक्ति सिंह गोहिल जब गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, तब केंद्र की यूपीए सरकार नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ी थी। उसी दौरान जून 2011 में जब शक्ति सिंह गोहिल को हार्ट अटैक आया तो अस्पताल जाकर उनसे मिलने वालों में नरेंद्र मोदी सबसे पहले नेता थे। शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी दोस्त भी रहे और दुश्मन भी। दोनों साथ साथ संघ में रहे और बीजेपी के लिए काम किया। वाघेला ने अपने रास्ते अलग कर लिए और दोनों नेताओं में राजनीतिक तलवारें खिंच गईं। लेकिन मई 2014 में गुजरात विधानसभा के स्पेशल सेशन की इन तस्वीरों को देखें तो पता ही नहीं चलता कि मोदी और वाघेला कभी सियासी दुश्मन भी रहे होंगे। गुजरात की जनता खूब प्रेम थी देशना वडाप्रधान पदे एक गुजराती बैठा है तो आनंद हो। हमारे खूब 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 शुभेच्छा। परम वैभव ने भारत माता ने ले जवा माटे आपने खूब शक्ति आपे, तंदुरुस्ती सारी रहे। गुजरात विधानसभा में वो नरेंद्र मोदी का आखिरी दिन था। शंकर सिंह वाघेला और मोदी गले मिले। नरेंद्र मोदी वाघेला को प्यार से वकील साहब बुलाते रहे और वाघेला भावी प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहे। શંકરસિંહભાઈ હવે ગૌરવથી કહી શકશે કે દેશના પ્રધાનમંત્રી મારી મોટરસાયકલ પર ફરતા હતા। કદાચ ગુજરાતનો કોઈ જિલ્લો એવો નહીં છે કે અમે 2 જણા મોટરસાયકલ પર પ્રવાસ નથી કરતો। અને શંકરસિંહજીને જીપ હોય તો પણ બુલેટ ચલાવવાનો શોખ હતો। जीप हो तो एक हमारी पास बीजा साधन होता रही ત્યારે તો હું તો રાજનીતિમાં હતો નહીં, પણ મિત્રતા અમારી પાસે એટલી હતી કે અમે સ્વાભાવિક રીતે અમને ગમતું સાથે રહેવાનું। गुजरात विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर वजूभाई वाला ने मोदी और वाघेला की दोस्ती को समाप्त किया तो देखिए नरेंद्र मोदी कैसे खिलखिलाकर हंस पड़े।
बहुत कम लोग जानते हैं कि शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात विधानसभा की उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी को राम मंदिर पर एक सजेशन दिया था। शंकर सिंह वाघेला चाहते थे कि नरेंद्र मोदी संविधान के रास्ते अयोध्या में राम मंदिर बनवाएं और करोड़ों भारतीयों का दिल जीते। नरेंद्र मोदी ने वाघेला के उस सुझाव को कैसे सम्मान दिया, ये तारीख का हिस्सा है। प्रतिपक्षનો આભાર માનું છું કે એક ઉત્તમ સુખદ વાતાવરણ આવું સૌભાગ્ય બહુ ન મળે ભાઈ, જે મને મળ્યું છે, જે આપે આપ્યું છે, એ બદલ लोकतंत्र पर भाषण देने वाले और विदेशी अखबारों में आर्टिकल लिखने वाले नरेंद्र मोदी को पहचानने में गलती करते हैं। मोदी से जलने वाले मोदी को समझ नहीं पाते, इसीलिए बार बार मुंह की खाते। सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, कल प्रधानमंत्री लोकसभा में किसान आंदोलन पर जवाब देंगे। पिछली बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि आंदोलन के नाम पर FDI यानी कि फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद कुछ मोदी विरोधी लोग और नेता एजेंडा चलाने लगे। आज हम इसी FDI का नया सबूत ढूंढ कर लाए। इस FDI का मतलब है आंदोलन के नाम पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जबरदस्त प्रयोग। क्या आप सोच सकते हैं कि भोले भाले किसानों के नाम पर अमेरिका में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जो तस्वीरें आज आप देखेंगे वो बहुत चौंकाने वाली हैं। किसानों का नाम, कैची हेडलाइंस और विदेशों में बैठे एंटी इंडिया एजेंट्स कैसे बिछा रहे हैं भारत विरोधी जाल, आज हम आपको इसका सच दिखाएंगे। ये सिर्फ चंद हेडलाइंस नहीं, ये भारत के अंदरूनी मामले में फॉरेन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का लेटेस्ट सबूत है। किसान आंदोलन के बहाने भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है, धीरे धीरे इसका सच भी सामने आने लगा है। मोदी विरोध की ये कौन सी आइडियोलॉजी है, भारत को बदनाम करने की ये कौन सी नई इंटरनेशनल साजिश है, हम इस पर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया की दुनिया में अमेरिका से आया 30 सेकंड का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में क्या है, इसे किसने बनाया, कैसे फैलाया, कितने करोड़ रुपए खर्च किए, ये जानने और समझने के लिए सबसे पहले कुछ टाइमलाइन देखिए। सोमवार रात अचानक ट्विटर पर यह खबर तेजी से फैली। अमेरिका में फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर बनाया गया एक वीडियो ट्रेंड करने लगा। बड़े बड़े अखबारों ने, मैगजीन्स ने इस खबर को छापना शुरू कर दिया। आर्टिकल लाने शुरू हो गए, हैशटैग ट्रेंड कराने की कोशिश होने लगी। विदेशों में बैठे वेरीफाइड हैंडल से ताबड़तोड़ ट्वीट्स होने लगे। इस दौरान भारत में किसान एकता मोर्चा का ट्विटर हैंडल भी इस वीडियो को तेजी से फैलाने लगा। लोगों को हैशटैग सुपर बॉल के साथ फार्मर्स प्रोटेस्ट को प्रमोट करने के लिए कहा गया। इतना ही नहीं, लंदन में घर बैठे टीवी पर आ रहे फार्मर्स प्रोटेस्ट वाले विज्ञापन का वीडियो रिकॉर्ड करके इंडिया तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अब आप सोचेंगे ये सुपर बॉल क्या है, इसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना है, और कैसे सोची समझी प्लानिंग के तहत जानबूझकर इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। ये जानने के लिए आपको सुपर बॉल समझना होगा। अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग यानी NFL के चैंपियनशिप गेम यानी फाइनल को सुपर बॉल कहते हैं। यह अमेरिका की प्रो फुटबॉल लीग है जो यूरोपियन फुटबॉल की तुलना में काफी अलग तरीके से खेला जाता है। फुटबॉल में खिलाड़ी पैर से गोल करता है, जबकि सुपर बॉल में खिलाड़ी ओवल शेप की गेंद को हाथ में लेकर भागता है या फिर अपने साथी प्लेयर को हाथ से पास करता है और इस तरह स्कोर किया जाता है। सुपर बॉल का हाफ टाइम वर्ल्ड वाइड फेमस है। हाफ टाइम दरअसल एक ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट शो है। पिछले साल इसमें शकीरा और जेनिफर लोपेज ने परफॉर्म किया था, इसके अलावा माइकल जैक्सन। अब आप सोचेंगे कि इस अमेरिकी इवेंट में भारत के किसान आंदोलन वाले विज्ञापन का एंगल क्या है। इसका जवाब सुपर बॉल की व्यूअरशिप में छिपा है। पिछले साल अमेरिका में इस इवेंट को देखने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा थी और ये हर साल बढ़ती रहती है। बड़े से बड़ा और महंगे से महंगा ब्रांड सुपर बॉल के दौरान अपने प्रोडक्ट को एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचाता है, क्योंकि लोग इस इवेंट के दौरान आने वाले विज्ञापनों का इंतजार करते हैं। तो
क्या सुपर बॉल के बहाने अमेरिका के घर घर में किसान आंदोलन के नाम पर अफवाह फैलाने की प्लानिंग की गई? और क्या वाकई में सुपर बॉल के दौरान पूरे अमेरिका ने फार्मर्स सपोर्ट वाला 30 सेकंड का वीडियो देखा? अब हम इसके पीछे का सच आपको बताते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस विज्ञापन को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, वो अमेरिका में सुपर बॉल के दौरान दिखाया गया कोई नेशनल ऐड नहीं था, बल्कि एक रीजनल विज्ञापन था, जिसके लिए 7,28,932 रुपए खर्च किए गए। यूनाइटेड सिख नाम के ट्विटर हैंडल से बकायदा ये भी बताया गया कि ये विज्ञापन कैलिफोर्निया के फ्रेंजो काउंटी में चैनल 47 के SEE 24 पर प्रसारित हुआ, वो भी सुपर बॉल गेम शुरू होने से पहले। फ्रेंजो काउंटी में इस चैनल के लिए काम करने वाले रिपोर्टर के इस ट्वीट से ये बात स्टैब्लिश होती है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट वाला विज्ञापन इवेंट के दौरान नहीं, इवेंट शुरू होने से पहले दिखाया गया। सवाल यह है कि यह विज्ञापन बनाकर भारत के खिलाफ अफवाह कैसे फैलाई गई, माहौल किसने बनाया? इसका जवाब इन फेसबुक पोस्ट में छिपा है। ये फेसबुक अकाउंट एक इंडियन अमेरिकन राज सोढ़ी लेन का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज सोढ़ी लेन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 30 सेकंड का यह विज्ञापन तैयार किया। उसमें जबरदस्त मसाला डाला। इनका मकसद 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड इकट्ठा करने का था, ताकि वो अमेरिका के 43 बड़े शहरों में इस विज्ञापन का प्रसारण करा पाते, मगर वो इसके लिए लेट हो चुके थे। इसके बाद इन लोगों ने अमेरिका के CBS चैनल से बात की। इन्हें शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक 7,28,932 रुपए जमा करने को कहा गया। इसके बाद गो फंड मी नाम के क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर एक पेज बनाया गया और इस तरह एक दिन में 8 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा रकम इनके पास आ गई। इन्होंने एड स्लॉट के लिए तय की गई रकम की पेमेंट की और इस तरह सिर्फ फ्रेंजो काउंटी में सुपर बॉल से पहले 30 सेकंड का विज्ञापन दिखाया गया। इस विज्ञापन वाले कैंपेन के पीछे का असली मकसद क्या था, फिलहाल कहना मुश्किल है, मगर जिस तरह इसे प्रमोट किया गया वो जरूर शक पैदा करता है। इसलिए हमने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कुछ घंटे पहले राज सोढ़ी लेन ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर की थी और अपना लोकेशन सिख इंस्टीट्यूट फ्रेंजो बताया था। इस आर्टिकल में सिख इंस्टीट्यूट फ्रेंजो से जुड़े गुरप्रीत सिंह मान नाम के एक शख्स को कोट किया गया। यानी एक बात साफ है कि राज सोढ़ी लेन ने सिख इंस्टीट्यूट फ्रेंजो के साथ मिलकर यह विज्ञापन तैयार करवाया। इनके ग्रुप की वेबसाइट पर यह भी मेंशन है कि अमेरिका में सिख कॉलिजन के साथ मिलकर काम करते हैं। सिख इंस्टीट्यूट फ्रेंजो ने सिख कॉलिजन को सिखों के लिए मिलने वाली लीगल एड का वैलिड रिसोर्स भी बता रखा है। और दिलचस्प बात तो यह है कि सिख कॉलिजन नाम के ग्रुप को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी फंडिंग मिलती है। ये वही ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है जिसका फाउंडर जॉर्ज सोरोस है। वही जॉर्ज सोरोस जिसने भारत के राष्ट्रवाद, भारत की राष्ट्रभक्ति के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। शक इसलिए भी गहरा होता है क्योंकि सुपर बॉल के लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट का जो विज्ञापन बनाया गया है, उसके बैकग्राउंड में दिल्ली 8 टाइटल वाला गीत चल रहा है। इस गीत के ओरिजिनल वीडियो में 2 मिनट 6 सेकंड पर खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले को ग्लोरीफाई किया गया है। एक दूसरी बात यह भी है कि विज्ञापन का थीम म्यूजिक के साथ लगातार चल रहा है। इसके जरिए अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट को जोड़ने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बयान को कोट किया गया है। इससे साफ हो जाता है कि सुपर बॉल का विज्ञापन वाला एजेंडा कुछ लोगों ने जानबूझकर और सोची समझी साजिश के तहत चलाया। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से लेकर इन्वेस्टमेंट तक और एंटी इंडिया आइडियोलॉजी तक विदेश में बैठे शरारती तत्व लगातार एक्टिव हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। देश प्रगति कर रहा है, हम FDI की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया FDI मैदान में आया है। ये नए FDI से देश को बचाना चाहिए। FDI चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया FDI आज नजर का आ रहा है, ये नए FDI से जरूर बचना होगा। और ये नया FDI है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस FDI से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। अमेरिका से कनाडा तक और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने के लिए जो स्क्रिप्ट लिख रही हैं, अब उन्हें भी विदेशी सरजमी पर मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। ये तस्वीरें कनाडा की हैं।
कुछ घंटे पहले की है। कनाडा की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और जो आवाजें आ रही थी, जो नारेबाजी हो रही थी, वो कनाडा में बैठे एंटी इंडिया गैंग के कानों तक भी यकीनन पहुंची होगी। फिलहाल में हमने देखा कि अमेरिका से कनाडा तक बैठा इंटरनेशनल गैंग प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ अनाप शनाप बातें फैला रहा है। इस तरह का एंटी इंडिया गैंग विदेशों में पूरे कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग के साथ खालिस्तान के झंडे लहराता है, भारत के तिरंगे का अपमान करता है। मगर कुछ दिनों पहले हमने ऑस्ट्रेलिया की वो तस्वीरें भी देखी जब हिंदुस्तानियों ने खालिस्तानियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। देख लो भाई अपने देश का हाल, ये देख लो अपने शेर आ रहे हैं, पीछे नहीं हटते, और दूसरी तरफ है खालिस्तानी जो उनसे खालिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे नहीं हटते, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, पीछे कोई नहीं हटते। हमारी लड़ाई किसी किसान प्रोटेस्ट से नहीं है, लेकिन इनकी लड़ाई हिंदुस्तान से जरूर है। देख लो अपने आप, एक सिंगल आदमी अगर हिंदुस्तान का फ्लैग ले रहा हो, एक सिंगल आदमी, और इस साइड देख लो हर बंदा हिंदुस्तान का फ्लैग ले रहा है। अपना स्टैंड क्लियर कर लो अभी भी, किसके साथ हो। सपोर्ट फार्मर ने फुल है, लेकिन खालिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं अपनी। ये अपने भाई खड़े हैं सारे, और ये खड़े हैं खालिस्तानी, देखिए इनका हाल, देख लो। मेरे भाइयों जितने हो शेयर करो, इनकी सच्चाई दिखाओ, देश में क्या सच्चाई है इनकी। और अब बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर कनाडा से आई है। पहले राजीव सोनी नाम के हिंदुस्तानी ने सुर्रे के वैंकूवर तक तिरंगा कार यात्रा निकालकर एंटी इंडिया फोर्सेस को डायरेक्ट मैसेज दिया, और जब बात तिरंगे की आन बान और शान की आई तो कनाडा में मौजूद हिंदुस्तानियों ने सड़क पर उतरकर खुद मोर्चा संभाल लिया। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला कोई और नहीं था। भीड़ में शामिल हर शख्स अपनी मर्जी से तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ और सबने एक सुर में भारत के इंटरनेशनल दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। आप भी एक एक करके सुनिए किसने क्या कहा। हम भारत की अखंडता और भारत की एकता के लिए हम सब यहाँ पर हुए हैं, और हम ये दिखाना चाहते हैं कि बेसिकली हम भारत के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। हम अपने तिरंगे का जो भी बेसिकली जो आदर सत्कार है, हम उसमें किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे कोई भी। झंडा यात्रा में शामिल होने का यही कारण था कि हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश को, अपनी तरक्की को, अपनी चीज़ें जो मोदी जी आगे कर रहे हैं उसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। सो यही कारण है आज इसमें पार्टिसिपेट होने का। ये है हमारा देश का एक बड़ा हिस्सा है हमारा ध्वज, हमारा राष्ट्रध्वज। ये राष्ट्रध्वज को हम लोग इतना इज्जत देते हैं, ये इज्जत का हमारा पालन करना का हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज हम लोग ये रैली किया, ये हम लोग हमारा देश के लिए पूरा हमारा सपोर्ट है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। आज हम कनाडा वैंकूवर में इंडियन कॉन्सुलेट के सामने खड़े हैं। हर तरह के हर समाज के वर्ग आए हैं, हमारे साथ लोकल कैनेडियन भी है, हमारे साथ हर प्रांत के हिंदुस्तान के सम्मानित सदस्य इधर खड़े हैं जो इस बात से विचलित है कि तिरंगे का अपमान बार बार किया जा रहा है। हम झंडे के साथ भी हैं, हम खंडे के साथ भी हैं, हम जवान के साथ भी हैं, हम किसान के साथ भी हैं। अगर भारत अखंड रहेगा तो झंडा भी रहेगा, खंडा भी रहेगा, जवान भी रहेगा, किसान भी रहेगा। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहते हैं। हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हम सब भाई भाई इस तिरंगे के हैं, हम सिपाही। हमारे देश के लिए जो जिस तरह से हमारे झंडे का अपमान किया गया है उसे अब नहीं सही। बात
शीशे की तरह साफ है। विदेशी ताकतें साम दाम दंड भेद करके चाहे लाख कोशिशें कर लें, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगी। न्यू इंडिया भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा और विदेशों में मौजूद हिंदुस्तानी भी अपने देश की आन बान और शान के लिए डट कर मुकाबला करेंगे। 26 जनवरी के दिल्ली दंगे के सिलसिले में आज 5 लोगों की गिरफ्तारी कहां से हुई, इस पर पूरा डिटेल बस एक ब्रेक के बाद।